में जो नया टॉपिक पढ़ना है आज का, वो है प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। उड्डयन काल और अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय, ये दोनों चीजें हम देखेंगे। लेकिन उड्डयन काल है क्या चीज, ये समझना बहुत जरूरी है कि उड्डयन काल क्या चीज है। उड्डयन काल या अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगे समय की हम बात करें तो मान लीजिए कि आपके पास में एक कण है जिसको आपने किसी एंगल से फेंका है, और उस एंगल से फेंकने पर वो जो कण है उसने प्रक्षेप्य गति पूरी तरह से संपादित की है। तो किसी भी पिंड द्वारा ये जो अधिकतम बिंदु है, ये सबसे ऊंचा बिंदु जो है, शुरुआत से सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंचने में लगा समय अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगे समय के बराबर होता है। और जब किसी तल से किसी पिंड को फेंका जाता है तो वापस उसी तल में पहुंचने में लगा समय, यानी ये पूरी गति संपादित करके वापस यहाँ पर पहुंचने में लगा जो समय है, ये ए बिंदु है मान लीजिए, और इसी तल में उपस्थित दूसरा बिंदु बी है। तो ए बिंदु से जब किसी कण को फेंका गया है तो ए बिंदु से पुनः वापस बी बिंदु तक पहुंचने में लगा जो समय है उसे हम उड्डयन काल कहते हैं। क्योंकि इस दौरान ए से बी तक पहुंचने के दौरान जो कण है, जो पार्टिकल है या जो पिंड है, वो हवा में रहता है, हम ये कह सकते हैं उड़ता रहता है एक तरीके से। तो ये उड़ने का काल है इसका, इसलिए इसे उड्डयन काल कहा गया है। अब अगर इसका मान हमें निकालना है तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लेंगे। इस उड्डयन काल का जो मान होता है, किसी भी पिंड को बिंदु ए से अधिकतम ऊंचाई पर उपस्थित बिंदु मान लीजिए पी है, यहां तक पहुंचने में जितना भी समय लगता है, इतना ही समय इस पी बिंदु से वापस बी बिंदु तक आने में लगता है। इसका मतलब यह है कि ए से पी तक पहुंचने में यदि किसी पिंड को टी समय लगता है तो पी से बी तक पहुंचने में इसको टी समय और लगेगा। तो अगर मैं ये पूछना चाहूं कि ए से बी तक पहुंचने में टोटल कितना समय लगेगा, तो हम कहेंगे भाई ए से पी तक लगे समय और पी से बी तक लगे समय को जोड़ दीजिए, यानी टी प्लस टी, यानी कि 2t। कितना होगा? 2t। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में जितना समय लगता है इसका ठीक दुगना समय उड्डयन काल के बराबर होता है। यानी अगर हम अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय निकाल लें तो उड्डयन काल कैपिटल टी, जिसका मान अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगे समय स्मॉल टी का दुगना होता है के बराबर होता है, का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पर अभी स्मॉल टी यानी अधिकतम ऊंचाई तक किसी भी पिंड के पहुंचने में लगा समय ज्ञात करना है। ठीक है। अब देखिए, जब किसी पिंड को फेंका गया, ठीक है, मान लीजिए किसी पिंड को प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है और बिंदु ए से इसे फेंका जाता है, ये पिंड है, और ये अधिकतम ऊंचाई बिंदु P पर पहुंचता है। तो इस अधिकतम ऊंचाई पर जो बिंदु है उसके लिए अगर हम वेग का समीकरण लिखना चाहें तो वेग का समीकरण वी वाई बराबर हम सब जानते हैं यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी होता है। और अधिकतम ऊंचाई का जो बिंदु होता है, हमेशा याद रखें जब भी किसी पिंड को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई के बिंदु पर जो वेग होता है यानी अंतिम वेग होता है उसका मान 0 होता है। जब किसी पिंड को फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु पर जो वेग होता है उसका मान 0 होता है, यानी अंतिम वेग का मान 0 होता है। और जब किसी पिंड को नीचे गिराया जाता है तो प्रारंभिक वेग का मान 0 होता है। जब फेंका जाता है तो अंतिम वेग का मान 0, ऊंचाई पर फेंका जाता है तो अंतिम वेग का मान 0, और जब अंतिम वेग का मतलब है अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर वेग का मान 0, और जब इसे नीचे गिराया जाता है तो प्रारंभिक वेग का मान 0 होता है। तो यहाँ पर ए बिंदु जो है, इस बिंदु पर जो वेग है, ए बिंदु पर जो वेग है उसको हम कहेंगे प्रारंभिक वेग, और जो पी बिंदु पर वेग है उसको हम फिलहाल के लिए ए से पी तक की गति के लिए इसे हम ए बिंदु पर जो वेग है उसे प्रारंभिक वेग कहेंगे, और जो पी बिंदु पर वेग है उसे हम अंतिम वेग कहेंगे। तो प्रारंभिक वेग का मान तो है u, और इसका जो y घटक है वो है u साइन थीटा। तो u y का मान तो हो गया u साइन थीटा। ठीक है। और अगर हम यहां से बात करें vy की, तो vy का मान कितना होगा, कोई बता सकता है मुझे? vy यानी कि अंतिम वेग, यानी p बिंदु पर वेग है, p बिंदु पर वेग कितना होगा बच्चों? जीरो होगा, बिल्कुल। अरे v cos थीटा क्यों हो जाएगा भाई? अभी मैंने बताया कि जब किसी पिंड को फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु पर वेग का मान 0 होता है। सुन नहीं रहे हो तुम? कहां ध्यान है? ध्यान रखो बेटा, इस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे तो फिर समझ में कैसा आएगा? फिर से समझ लीजिए, जब भी किसी पिंड को फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु पर उसका वेग 0 होता है। अब अगर मैं ए से पी तक की गति की बात करूं तो पी उच्चतम बिंदु है, ए पर जो वेग है वो प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग यू से किसी पिंड को फेंका गया है तो यू का जो y घटक होगा हम पहले ही निकाल चुके हैं, कल हमने निकाला था u साइन थीटा के बराबर होगा।
और जो यहाँ पर उच्चतम बिंदु P है उस पर जो वेग है उसको हम अंतिम वेग कह सकते हैं। तो ये जो अंतिम वेग है इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या जाएगा, यू वाई का मान यू साइन थीटा, ए वाई का मान 0 और ए वाई का मान कितना होता है, तो ए वाई का मान माइनस का जी होता है, माइनस का जी होता है। अब ये मान अगर हम समीकरण में रख दें तो हमारे पास में क्या आएगा देखते हैं। ये मान हम समीकरण में रख देते हैं, तो समीकरण में रखने पर हमारे पास में जो मान है वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी, इसमें हम रखने वाले हैं वी वाई का मान 0, ए वाई का मान माइनस का जी, और जो हमारे पास में यू वाई है उसका मान हो जाएगा यू साइन ऑफ थीटा। ये हमने मान रख दिया। तो देखो ए वाई की जगह मैंने रख दिया 0, यू वाई की जगह रख दिया यू साइन थीटा, और जो ए वाई है उसकी जगह रख दिया माइनस का जी, और टी की जगह टी है। अब ये जो माइनस का जी टी है इसको दूसरी तरफ ले जाओ, तो आपके पास में क्या जाएगा, जी टी बराबर यू साइन थीटा, जी टी बराबर यू साइन थीटा। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। दीपक पुरोहित अपना माइक ऑफ करो, माइक ऑफ कर लो। तो टी बराबर हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। ये अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय है। अब अगर आपको उड्डयन काल निकालना है तो हम क्या कहेंगे, जो उड्डयन काल का मान है वो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगे समय स्मॉल टी का दुगना होता है। तो उड्डयन काल कैपिटल टी से हम कहें तो कैपिटल टी बराबर हो जाएगा स्मॉल टी इंटू 2। तो कैपिटल टी बराबर क्या हो गया हमारे पास में 2 इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये हमने यहाँ पर क्या किया है, स्मॉल टी का मान रख दिया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर उड्डयन काल का और अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा पिंड को अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगे समय का मान ज्ञात कर सकते हैं। देख लेते हैं एक बार फिर से, इसको समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए एक पिंड जो है आपने किसी विशिष्ट दिशा में इस पिंड को फेंका है, बिंदु ए से इसको फेंका है और ये फेंकते गति करते वापस बिंदु बी पर पहुंचा है। अगर मैं बी पर पहुंचा है, अधिकतम ऊंचाई के बिंदु को पी नाम दूं तो ए से पी तक की गति के लिए, ए से पी तक की गति के लिए ए पर जो वेग है उसे हम प्रारंभिक वेग कहेंगे और पी पर जो वेग है उसे हम अंतिम वेग कहेंगे। अधिकतम ऊंचाई पर जो बिंदु होता है उस पर वेग का मान 0 होता है, अधिकतम ऊंचाई पर जो बिंदु होता है उस पर वेग का मान 0 होता है। तो इससे ये तो पता चल ही गया कि अंतिम वेग का मान 0 है। अब हम बाकी चीजें देखते हैं। हम सब जानते हैं कि अगर हम v बराबर यू साइन थीटा u प्लस ए टी का y घटक लें तो y घटक का मान होता है वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई का मान हम पहले ही कल निकाल चुके, यू वाई का मान यू साइन थीटा है, ए वाई का मान माइनस का जी है और वी वाई का मान अधिकतम ऊंचाई पर लिया गया वेग है तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग का मान 0 होता है। ये सारे के सारे मान इस समीकरण में अगर हम रख दें तो देखो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में आ जाएगा वी वाई की जगह 0, यू वाई की जगह यू साइन थीटा और ए वाई की जगह माइनस का जी टी। ये माइनस के जी टी को दूसरी तरफ ले गए तो जी टी बराबर यू साइन थीटा हो गया। यहां से जी को नीचे लेके चले जाएं तो टी बराबर यू साइन थीटा अपॉन जी आ जाएगा। और ये जो टी है इसको हम क्या कहेंगे, अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने का समय। अब देखो प्रश्न ये भी आ सकता है कि जब किसी पिंड को प्रक्षेपित गति कराई जाती है तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो आपको स्मॉल टी तक ही ज्ञात करना है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि कैपिटल टी यानी उड्डयन काल का मान ज्ञात कीजिए तो आप फिर क्या करेंगे, स्मॉल टी का को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास में आ जाएगा कैपिटल टी बराबर स्मॉल टी इंटू 2 यानी 2t। अब यहाँ पर स्मॉल टी का मान रख दीजिए तो क्या आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 चीजें मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट चीजें। कभी कभी क्या होता है प्रश्न को घुमा दिया जाता है और प्रश्न में ये नहीं लिखा जाता है कि उड्डयन काल निकालिए, लिखा जाता है कि जब किसी पिंड को किसी बिंदु से प्रक्षेपित किया जाता है तो पुनः उसी तल में पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। पुनः उसी तल में पहुंचने में लगा समय भी उड्डयन काल ही कहलाता है। वापस उसी तल में पहुंचने का मतलब है वापस उसी हाइट तक पहुंचने में। तो ए पर पहुंचा था, ए तक आप ए से आपने इसको फेंका था और वापस उसी तल यानी बी में ये पहुंच जाए, ठीक है ना, वापस उसी पृष्ठ तक ये पहुंच जाए, वापस उसी ऊंचाई तक ये पहुंच जाए, तो ये भी उड्डयन काल ही पूछ रहा है आपसे। अब इसमें कहीं पे भी प्रश्न में उड्डयन काल शब्द नहीं लिखा है लेकिन पूछा उड्डयन काल ही है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे पूछ लिया कि
मान लीजिए एक न्यूमेरिकल आ गया कि किसी पिंड को किस कोण से फेंका जाए कि उड्डयन काल का मान अधिकतम हो, कितने कोण से फेंका जाए कि उड्डयन काल का मान अधिकतम हो। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि जो t है उसमें 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन g है। ये जो थीटा है इसकी वजह से साइन थीटा का मान अगर अधिकतम आया तो इस t का मान भी अधिकतम आएगा। तो साइन थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो होता है 1, और ये कब आता है? जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है। तो हम कहेंगे कि यदि किसी कोण को 90 डिग्री से फेंका जाए, 90 डिग्री के कोण से फेंका जाए, तो ऐसी स्थिति में साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा और पिंड को पुनः धरती पर आने में, पुनः उसी पोजीशन पे आने में अधिकतम समय लगेगा। अब अधिकतम समय क्यों लगता है? इसका मतलब यह हुआ कि पिंड को जब आप फेंक रहे हो तो देखो किस तरीके से, पिंड को जब हम फेंक रहे हैं तो ऐसे नहीं फेंकना है, ऐसे फेंकने पे कम समय लगेगा और ऐसे फेंकने पे ज्यादा समय लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे फेंकने पे ज्यादा समय क्यों लगेगा? क्योंकि जब पिंड को सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई का मान बढ़ जाता है। अधिकतम ऊंचाई का मान ज्यादा बढ़ जाएगा तो पिंड को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, और ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी तो ऐसी स्थिति में इसको ज्यादा समय भी लगेगा। तो खैर ये प्रश्न नॉर्मली आता नहीं है, उड्डयन काल के लिए अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, पर फिर भी अगर आ जाए तो हम ऐसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अब आगे हम चलते हैं। जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास। तो प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास, अब कोई मान लो परिभाषा ही पूछ ले, क्षैतिज परास क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि प्रक्षेप्य के द्वारा या किसी पिंड के द्वारा प्रक्षेप्य गति में पुनः उसी क्षैतिज अवस्था में या उसी क्षैतिज ऊंचाई पर पहुंचने में जितनी क्षैतिज दूरी तय की जाती है, किसी पिंड को किसी तल से फेंके जाने पर पुनः उसी तल में पहुंचने में जितनी क्षैतिज दूरी का मतलब आपने जैसे ये ए बिंदु से फेंका और ये बी बिंदु पर पहुंच गया, तो ये ए से बी तक की दूरी, जितनी क्षैतिज दूरी तय की जाती है इसको क्षैतिज परास कहते हैं। रेंज कि इतनी दूरी तक जा रहा है, ये इतनी रेंज, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मैं आपको कहूं कि भाई आप किसी को बुलाओ और बुलाने के लिए आवाज लगाओ, तो जितनी दूरी तक आपकी आवाज चली गई वो आपकी रेंज है, आपकी आवाज की रेंज है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब मुझे अगर रेंज का मान निकालना है तो रेंज का मान निकालने के लिए हम एक तरीका काम में लेंगे। यहाँ पर तरीका काम में लिया हुआ है R बराबर UXT। ये कैसे आया है हम इसी पर चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए हम सब जानते हैं कि V बराबर होता है U प्लस AT। V बराबर होता है U प्लस AT, और इससे हमने दो समीकरण लिखे थे। दो समीकरण कौन कौन से लिखे थे? तो इससे हमने दो समीकरण लिखे थे, V बराबर Vx बराबर UX प्लस AXT। एक समीकरण हमने लिखा था Vy बराबर UY प्लस AYT। इसी तरीके से हमने दो समीकरण और लिखे थे। दो समीकरण और कौन कौन से लिखे थे? एक लिखा था हमने x बराबर UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर, और y बराबर UYT प्लस 1/2 AYT स्क्वायर। अब देखो होता क्या है, मैंने ये चारों समीकरण यहाँ पर क्यों लिख के आपको बताई। होता क्या है कि किसी समीकरण में हम किसी चीज को ज्ञात करने के लिए हम सेकंड समीकरण काम में ले रहे हैं, किसी चीज को ज्ञात करने के लिए हम फर्स्ट समीकरण काम में ले रहे हैं, किसी को ज्ञात करने के लिए हम Vx वाला समीकरण काम में ले रहे हैं, किसी के लिए हम Vy वाला समीकरण काम में ले रहे हैं, किसी के लिए हम x वाला समीकरण काम में ले रहे हैं, किसी के लिए हम y वाला। तो कौन सा समीकरण काम में लेना है ये उस परिस्थिति पर निर्भर करता है। आपको निकालना क्या है? आपको ये निकालना है कि अगर मैं किसी पिंड को a बिंदु से फेंकूं और ये b बिंदु पर पहुंच जाए, ये a बिंदु मूल बिंदु है मान लीजिए, और b बिंदु जो है वो दूसरा बिंदु है, तो इस b बिंदु की a बिंदु से दूरी यानी कि b बिंदु का आपको x निर्देशांक निकालना है। अगर आपको कोई कहे कि अधिकतम ऊंचाई निकाल लो, तो इसका मतलब आपको ये दूरी निकालनी है, और ये जो मैंने रेखा बनाई है कौन से x के समांतर है?
y अक्ष के समांतर है। जिस अक्ष के समानांतर रेखा आपको ज्ञात करनी है, जिस अक्ष के समानांतर दूरी आपको ज्ञात करनी है, आप समझ लीजिए कि उसी का आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो a से b तक की दूरी जो आप ज्ञात करना चाह रहे हो, वो अगर मैं बनाना चाहता तो कैसे बनाता, मैं ऐसे बना सकता था इसको, ये a से b तक की दूरी। अब ये रेखा जो है वो मैंने कौन से अक्ष के समानांतर बनाई है, एक्स एक्स। तो इसका मतलब मैं x निर्देशांक निकालना चाहता हूं। अगर मुझे ऊंचाई निकालने के लिए कहे तो ये रेखा मैंने कौन से अक्ष के समांतर बनाई है, वाई एक्स। तो अगर मुझे इस रेखा की लंबाई निकालनी है तो समझ लीजिए मैं y निर्देशांक निकालना चाहता हूं। ठीक है, तो अभी मुझे क्या निकालनी है, क्षैतिज दूरी, यानी कि मुझे इस b बिंदु का x निर्देशांक ज्ञात करना है। तो x निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में कौन सा समीकरण है जिससे x निर्देशांक आता है, तो हमने देखा था हमारे पास समीकरण है x बराबर ux t प्लस 1/2 ax टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x का मान कितना हो गया है, तो हम कहेंगे x निर्देशांक कितना हो गया, तो ये हो गया a से b तक की दूरी। a से b तक की दूरी को अगर मैं परास r मानूं, ये दूरी को मैं r मानूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि b बिंदु का x निर्देशांक हो गया है r फॉर रेंज। ठीक है, तो ये जितनी दूरी है वही इसका x निर्देशांक है, इस अंतिम बिंदु का वही x निर्देशांक, प्रारंभिक बिंदु का नहीं है, ये ध्यान रखना। ये जो हम है ये कौन से बिंदु का निर्देशांक निकाल रहे हैं, अंतिम बिंदु का। ये दूरी, ये इस रेखा की जितनी लंबाई है वही x निर्देशांक है, तो इस रेखा की लंबाई को हमने r माना है, तो x का मान हो गया r। ठीक है, अब हमें और क्या चाहिए, हमें ux का मान चाहिए, ax का मान चाहिए। हमने कल जब प्रक्षेपण के पथ के लिए समीकरण पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि ux का जो मान होता है वो u cos थीटा के बराबर होता है, u cos थीटा के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, और हमारे पास में ax का जो मान है वो कितना है, तो ax का मान 0 होता है, ये मान रख देते हैं। तो देखो x की जगह हमारे पास में आ गया r बराबर ux की जगह आ गया u cos थीटा। ठीक है, और t की जगह आ गया हमारे पास में स्मॉल t प्लस 1/2 ax की जगह आ गया 0 इंटू टी स्क्वायर। तो दूसरा पद तो 0 हो गया अपने आप ही, क्योंकि 0 से गुणा हो रहा है इसलिए। तो आपके पास में क्या आएगा, देखते हैं हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में आ जाएगा r बराबर u cos थीटा इंटू टी। ठीक है, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि t का मान कितना हो। तो t क्या है, हम कौन से बिंदु के निर्देशांक निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इस b बिंदु के निर्देशांक, यानी कि इस b बिंदु तक पहुंचने में लगा समय। तो a से b बिंदु तक पहुंचने में लगे समय को हम उड्डयन काल कह रहे हैं, इसलिए स्मॉल t जो है वो क्या हो जाएगा अभी हमारे लिए, उड्डयन काल कैपिटल t के बराबर। देखो वो जो स्मॉल t आपने निकाला था पहले, ठीक है, वो स्मॉल t में हम क्या कह रहे थे कि कैपिटल T बराबर 2t। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं हम कि स्मॉल t बराबर हो गया है कैपिटल T। तो ये कैसे संभव है, स्मॉल t का मान t कैपिटल T के बराबर भी है और स्मॉल t का मान का दुगना यानी 2t का मान कैपिटल T के बराबर भी है। तो देखो जैसे मैं आपको कहूं, ठीक है ना बच्चों, ध्यान से समझना मेरी बात को, कि आपके घर में एक पंखा लगा हुआ है, दो भाई, ठीक है, दो। उमेश माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो उमेश, उमेश कुमार जाट अपना माइक ऑफ कर लो। अगर मैं आपको कहूं कि आपके घर में एक पंखा लगा हुआ है, ठीक है, ये जो पंखा है ये 5 किलोग्राम वजन का है, और एक बड़ा पंखा और लगा हुआ है वो 15 किलोग्राम वजन का है। तो जो 15 किलोग्राम वजन का है उसको आप क्या कहोगे, पंखा कहोगे या कूलर कहोगे? पंखा ही कहेंगे, पंखा ही कहेंगे ना। तो ऐसे ही ये जो स्मॉल टी है, ये वाला स्मॉल टी और ये वाला स्मॉल टी, ये दोनों के जो मान है वो अलग अलग है, दोनों का मतलब अलग अलग है, लेकिन है तो समय, इसलिए हमने इन दोनों को स्मॉल टी लिखा है। दोनों को स्मॉल टी लिखने का मतलब क्या है कि ये समय को दर्शा रहे हैं, लेकिन इनकी मीनिंग अलग अलग है। क्या मीनिंग अलग अलग है? यहां पर स्मॉल टी का मतलब है ए से बी तक यानी पूरी क्षैतिज दूरी तय करने में लगा समय, और यहां जो ऊपर स्मॉल टी हमने लिखा था इसका मतलब था अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। लेकिन दोनों को स्मॉल टी क्यों लिखना पड़ा हमें? क्योंकि थे तो समय,
चाहे ए से बी तक पहुंचने में लगा समय हो और चाहे यहां तक। तो बिगिनिंग में हम इन दोनों को समय ही कह रहे हैं, फिर बाद में हमने इनको अलग अलग डिनोट कर दिया कि भाई जो स्मॉल टी है, ये वाला जो स्मॉल टी है, इस सूत्र में जो स्मॉल टी है वो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय है, और इस सूत्र में जो स्मॉल टी है वो ए से बी तक पहुंचने में लगा समय है। तो जब हम क्षैतिज परास निकाल रहे हैं तब सूत्र में जो स्मॉल टी आएगा, ध्यान से समझिएगा, जब हम क्षैतिज परास निकाल रहे हैं तो जो सूत्र में स्मॉल टी आएगा वो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय नहीं होगा, वो क्षैतिज दूरी तय करने में लगा समय होगा। और जब आप अधिकतम ऊंचाई निकालोगे तब जो स्मॉल टी आएगा वो अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचने में लगा समय होगा, क्षैतिज दूरी तय करने में लगा समय नहीं होगा। तो नाम दोनों का समय ही है, इसलिए हम हर जगह हो सकता है स्मॉल टी ही काम में ले, यहाँ पर हम काम में स्मॉल टी ले, लेकिन स्मॉल टी का मीनिंग जो है वो हर जगह अलग अलग होगा। तो अब यहाँ पर स्मॉल टी का मीनिंग क्या है? उड्डयन काल है, क्योंकि क्षैतिज परास निकाल रहे हैं। क्षैतिज परास का मतलब है ए से बी तक, यानी कि पूरी क्षैतिज दूरी तय करने में लगा समय। तो स्मॉल टी की जगह हम लिखेंगे कैपिटल टी यानी उड्डयन काल, और हमने अभी अभी निकाला था उड्डयन काल का मान 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन जी है। ठीक है, तो ये मान आप यहाँ पर रख दीजिए, ये मान आप यहाँ पर रख दीजिए, ये ऊपर ही लिखा हुआ, अभी भी देखो यहाँ लिखा हुआ ही है, ये मान रख दिया हमने। तो ये मान रखने पे हमारे पास में क्या आएगा? हमारे पास में आ जाएगा आर बराबर यू कॉस थीटा, और स्मॉल टी की जगह आ गया 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन जी। तो आर बराबर हो गया है यू इंटू यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये हमारे पास में है। अब इसमें जो u 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, गणित के जो छात्र हैं वो सब जानते हैं, आप सब गणित के छात्र हो। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन साइन टू 2 थीटा, थीटा। साइन टू थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर रख दीजिए, तो आर बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो इस प्रकार से हम क्षैतिज परास का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अभी एक समस्या है, ये अंकित है ना, ये बहुत प्रश्न पूछने लग गया है, और इसने मेरे से कल सपने में ये टॉपिक पढ़ लिया था, और फिर उसने एक प्रश्न भी मेरे से पूछा कि सर ये जो हम इसमें ये स्मॉल टी का मान यानी कि उड्डयन काल का मान रख रहे हैं, तो ये आपने अभी अभी निकाला इसलिए रख दिया, और परीक्षा में हमसे उड्डयन काल के बारे में पूछा ही नहीं होगा, केवल क्षैतिज परास के बारे में पूछा होगा, तो उस स्थिति में तो हमने स्मॉल टी ये कैपिटल टी का मान ज्ञात किया हुआ ही नहीं होगा, तब क्या हम इसका मान डायरेक्ट रखें? क्या करें फिर? तो अगर परीक्षा में आपसे केवल क्षैतिज परास पूछा है, ठीक है, तब भी आपको ये उड्डयन काल पहले ज्ञात करना है इस तरीके से, लेकिन वहां टॉपिक का नाम उड्डयन काल नहीं लिखना है, वहां टॉपिक का नाम उड्डयन काल नहीं लिखना है। केवल क्षैतिज परास पूछा हुआ तो आप क्या लिखोगे? तब आप लिखोगे किसी पिंड को जब प्रक्षेपित गति करा करके बिंदु ए से बी तक पहुंचाया जाता है तो यह क्षैतिज दूरी ए से बी तक की क्षैतिज दूरी तय करने में लगा समय। उड्डयन काल का नाम नहीं लेकर के हम क्या कहेंगे? क्षैतिज दूरी तय करने में लगा समय। और फिर हम शुरू कैसे करेंगे? हम कहेंगे वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी। हम सब जानते हैं अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय वी वाई पर वेग 0, यू वाई का मान होगा यू साइन थीटा, और इस ए वाई का जो मान है वो होता है माइनस का जी। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा ए से अधिकतम ऊंचाई के बिंदु की गति के लिए, अधिकतम ऊंचाई के बिंदु तक की गति, इसको नाम भी दे देना चाहो तो बोले ए से पी तक की गति के लिए। ठीक है, ये करने के बाद में आपको ये मान रखने हैं, ये मान रख दिए। ये मान रखेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? 0 बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, ये जी टी को दूसरी तरफ ले आओ तो जी टी बराबर यू साइन थीटा, तो टी बराबर यू साइन थीटा अपॉन जी। ये अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय निकाल लिया हमने। अब हम कहेंगे जो उड्डयन काल है वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगे समय का दुगना होता है, अतः कैपिटल टी बराबर स्मॉल टी इंटू 2 बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी।
ये ज्ञात करने के बाद में आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ए से बी तक की गति के लिए, हमने ए से पी तक की गति के लिए निकाला था, फिर हमने टोटल उड्डयन काल निकाल लिया। अब ए से बी तक की गति के लिए हम एक खास चीज और निकालने वाले हैं। तो हम कहेंगे ए से पी तक की गति के लिए, ए से पी तक की गति के लिए x बराबर यू एक्स टी प्लस 1/2 ए वाई टी ए एक्स टी स्क्वायर। यहाँ x बराबर r है, यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा है, ए वाई बराबर ए एक्स बराबर 0 है, और स्मॉल टी की जगह हमें काम में लेना है, स्मॉल टी बराबर है कैपिटल टी। तो ये मान हम रख देते हैं, x की जगह आ गया r बराबर यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी प्लस 1/2 इंटू 0 इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर। दूसरा पद 0 हो गया, दूसरा पद 0 हो गया, तो हमारे पास में क्या जाएगा, देखते हैं। तो हमारे पास में आ जाएगा r बराबर u cos थीटा इंटू टी। टी बराबर हमने अभी भी निकाल लिया 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये हम रख देते हैं यहाँ पर। तो r बराबर हो जाएगा u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन टी, सॉरी अपॉन जी। तो r बराबर हो जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन जी। 2 साइन थीटा cos थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है, जो अभी अभी हमने देखा भी था थोड़ी देर पहले। तो आपके पास में यहां से आ जाएगा क्षैतिज परास r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्षैतिज परास का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि उड्डयन काल और क्षैतिज परास वाले दोनों टॉपिक अगर परीक्षा में पूछे जाते हैं तो दोनों करने ही है, और अगर केवल क्षैतिज परास पूछी जाती है तो भी आपको ये उड्डयन काल वाला टॉपिक करना है, बस हेडिंग उड्डयन काल नहीं डालनी है। और केवल उड्डयन काल का टॉपिक पूछा है तो उड्डयन काल तक ही करना है आपको। अब इसमें एक खास बात और है, जैसे हमने उड्डयन काल के लिए देखी कि r बराबर हमारे पास में क्या आया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यानी जब किसी पिंड को थीटा कोण से फेंका जाएगा तो कितनी दूरी तक जाएगी। अब अगर मैं अधिकतम क्षैतिज परास निकालना चाहूं तो वो कितनी होगी, तो हम कहेंगे अधिकतम क्षैतिज परास के लिए अधिकतम क्षैतिज परास। अब परीक्षा में देखो दोनों चीज आ सकती है, अधिकतम क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए, ये लिखा हुआ आ गया, या इसकी जगह आ गया कि किसी पिंड को कितने कोण से फेंका जाए कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे, तो इसका मतलब भी अधिकतम क्षैतिज परास है। जब भी आपको कोई मान अधिकतम निकालना हो, ध्यान से समझ लेना, तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, अगर समीकरण प्लस में है यानी पॉजिटिव समीकरण है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात अगर अंश में है तो उसका अधिकतम मान लेने पर समीकरण का भी मान अधिकतम आता है, और अगर ये हर में है तो इसका न्यूनतम मान लेने पर समीकरण का मान अधिकतम आता है। तो अभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन 2 थीटा कहां पर है, अंश में है, तो इसका अधिकतम मान लेने पर ही हमारे पास में क्या आएगा, समीकरण का अधिकतम मान। अब हमें साइन 2 थीटा का अधिकतम मान चाहिए। साइन में कोण कुछ भी हो, 2 थीटा हो कुछ भी हो, इस कोण का मान कुछ भी हो, पर इस साइन 2 थीटा का जो अधिकतम मान है, कोण मतलब कोण का मान का मतलब है उसका प्रतीक कुछ भी हो। कोण को दर्शाने के लिए आप थीटा काम में लो, 2 थीटा काम में लो, 5 थीटा काम में लो, कुछ भी काम में लो, इसका अधिकतम मान 1 आ सकता है। साइन 90 का मान 1 होता है। आवाज आ रही है मेरी, हेलो? हाँ सर, हाँ सर सर, आवाज आ रही है। साइन थीटा का हाँ अधिकतम मान कब आ सकता है, 1 आ सकता है। और 1 कब आता है, जब साइन थीटा में ये जो थीटा है इसका मान 90 डिग्री हो, यानी साइन 90 का मान हो। हम साइन 90 लिख सकते हैं, 90 लिख दूं तो ये दोनों चीजें आवाज बेटा वो नेटवर्क बीच में चला गया था, इस वजह से अभी हो जाएगा सही। नेटवर्क की दिक्कत हो गई थी, बीच में नेटवर्क चला गया था इस वजह से। हेलो हेलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो
जो मान हमने निकाला उसी पर हम आएंगे। जो बात हम कर रहे थे कि साइन यार ये दिक्कत होती है इसमें। हमने जो मान निकाला वो क्या था? हमने मान निकाला साइन 2 थीटा बराबर साइन 90। अब साइन 2 थीटा बराबर साइन 90 कब हो सकता है? जब 2 थीटा का मान 90 डिग्री हो। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी भी पिंड की जो क्षैतिज परास है उसका मान अधिकतम तभी आ सकता है जब इस साइन 2 थीटा का मान अधिकतम हो। साइन 2 थीटा का मान अधिकतम होता है 1, यानी 2 थीटा का अधिकतम, यहाँ पे 2 थीटा की जगह 1 कब आएगा? जब 2 थीटा की जगह 90 लेंगे। साइन 90 लेंगे तभी 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 थीटा कितने के बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर 2 थीटा अगर 90 डिग्री के बराबर है तो थीटा कितने के बराबर होगा? तो हम कहेंगे 2 थीटा 90 डिग्री के बराबर बराबर होगा 45 डिग्री। अब आप ध्यान से समझना मेरी बात को। आपने देखा होगा दूर खड़ा हुआ व्यक्ति जो होता है, क्रिकेट देखा आप सबने? हाँ सर देखा। क्रिकेट देखा है ना? जब पास में खड़ा हुआ व्यक्ति है, ये मान लीजिए स्टंप है, और यहाँ पास में खड़ा हुआ व्यक्ति, ये पास में खड़ा हुआ व्यक्ति है, इसको स्टंप तक बॉल फेंकनी होती है तो ये सीधे फेंकता है। सीधे क्यों? क्योंकि अगर इसने यूं ऊंचाई से फेंकी तो ये ज्यादा दूर चली जाएगी। 45 डिग्री के कोण से फेंकी तो अधिकतम दूरी पर चली जाएगी। लेकिन जो दूर खड़ा हुआ व्यक्ति होता है, बाउंड्री पर खड़ा हुआ व्यक्ति होता है, ये यहाँ विकेट है, यहाँ बाउंड्री है, बाउंड्री पर खड़ा हुआ व्यक्ति जब बॉल फेंकता है तो यूं सीधे नहीं फेंकता है। क्यों? क्योंकि अगर सीधे फेंकेगा तो कोण का मान 0 हो जाएगा और जो क्षैतिज परास है उसका मान कम हो जाएगा। एकदम 0 कोण से तो फेंक ही नहीं पाता है वो, क्षैतिज परास का मान न्यूनतम हो जाएगा। उस समय फिर हम क्षैतिज ये जो प्रक्षेप्य गति उसका समीकरण नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इसकी गति प्रक्षेप्य गति नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर इसको 45 डिग्री के कोण से फेंका जाए तो ये अधिकतम दूरी तक पहुंच पाएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बाउंड्री पे खड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो सीधा बॉल को नहीं फेंक करके ऊंचाई से बॉल को फेंकता है। ठीक है? तो किसी भी पिंड के लिए जो क्षैतिज परास है उसका अधिकतम जो मान है वो कितना हो सकता है? अधिकतम मान जो है वो आर मैक्सिमम का मान हो सकता है जब साइन 2 थीटा का मान 1 हो। तो जब साइन 2 थीटा का मान 1 हो जाएगा तब इसका मान कितना आएगा? तो हम कहेंगे आर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। अभी तो हमने निकाला किस कोण पे अधिकतम आएगा, अब हम निकाल रहे हैं अधिकतम कितना आएगा। तो अधिकतम तब आएगा जब साइन 2 थीटा की जगह हम कितना रख दें? 1 रख दें। तो आर मैक्सिमम बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, यानी कि क्षैतिज परास का अधिकतम मान, क्षैतिज परास का अधिकतम मान जो होता है वो यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर होता है। यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर होता है। तो ये हमने क्षैतिज परास के बारे में